सऊदी अरब में ओआईसी की बैठक जारी है। बैठक में फिलिस्तीनी विदेश मंत्री का बयान है। उसने क्या कहा है? गाजा अस्पताल में हमले के पीछे इजराइल है, बेगुनाह बच्चों और महिलाओं को मारा गया, इजरायली समर्थकों के हाथ भी खून से सने हुए हैं, ये कहना है ईरान का। अब विशाल, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए जो परिस्थितियां बनी हैं आज बाइडेन की विजिट के टाइम, इस गाजा अस्पताल हमले ने पूरी परिस्थितियों को बदल के रख दिया। 360 डिग्री टर्न। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? अब इजराइल क्या सोच रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है? देखिए दीपक जी, बिल्कुल इजराइल इस वक्त सिर्फ हमास के आतंक को अंत करने के बारे में सोच रहा है और अमेरिका ने भी इजराइल का पूरा समर्थन किया है। जब अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की, उस मुलाकात के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें किसी और टीम का हाथ है, ये आपका हाथ नहीं है, यानी इजराइल को एक तरह से क्लीन चिट दी है। जो हमास के क्षेत्र वाले जो गाजा पट्टी में जिस अस्पताल पर यह हमला हुआ है, इसके पीछे इजराइल का यह कहना है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कई ऑडियो और वीडियो सबूत देकर यह बता दिया है कि यह हमला हमास के द्वारा ही किया गया है। जैसा भी हमारे कुछ एक्सपर्ट बता रहे थे, बहुत सारे लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि जो बाइडेन आने वाले थे उससे पहले यह हमला हुआ है ताकि अरब देशों के साथ उनकी मुलाकात टल जाए। इस पर भी बहुत सारे लोग इस बात की संभावना को भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि अरब देशों के साथ बाइडेन की मुलाकात ना हो और इस मुलाकात से पहले एक प्रेशर इजराइल के ऊपर बने कि गाजा पट्टी पर जो अस्पताल में हमला हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं इजराइल ने युद्ध अपराध किया है। लेकिन इजराइल बिल्कुल यह साफ कह रहा है कि यह हमला उसकी तरफ से नहीं हुआ, बल्कि हमास ने ही यह हमला गाजा पट्टी के इस अस्पताल पर किया है। लेकिन अगर आप देखिए, ईरान लगातार यह कह रहा है कि इजराइल को बमबारी रोकनी चाहिए। सऊदी अरब के जेद्दा में ओआईसी की बैठक चल रही, जहां विदेश मंत्री शामिल हैं जो ओआईसी के सदस्य देश हैं, और उसमें भी इजराइल हमास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। और इससे पहले भी बाइडेन के आने से पहले 2 बार तेल अवीव में अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं और तेल अवीव के अलावा वो अलग अलग अरब देशों के नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। तो देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं दीपक जी। क्या इस युद्ध का आगे रूप कैसा रहने वाला है? क्या युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा? अभी तक कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन जब ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आएगा तब जाकर पता चलेगा कि इसका रूप क्या रहने वाला है। दूसरा, मानवीय सहायता गाजा पट्टी में कैसे पहुंचेगी? मिस्र ने अभी भी राफा क्रॉसिंग नहीं खोली है और उस इलाके पर, बॉर्डर पर बहुत सारी जो मदद की सामग्री है वो आकर खड़ी हुई है, लेकिन मिस्र की तरफ से उस बॉर्डर को नहीं खोला जा रहा है। तो गाजा पट्टी में मानवीय सहायता कैसे पहुंचेगी? बाइडेन इस मुद्दे पर भी यहां चर्चा कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि 199 इजरायली नागरिकों को कैसे वापस लाया जाएगा जो अभी भी हमास के कब्जे में है, जिन्हें हमास ने बंधक बनाकर रखा है। और हमास के जो टेररिस्ट हैं जो अलग अलग इलाकों में छिपे हुए हैं, उनको कैसे वहां पर मारा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर यह बातचीत चल रही है। और इसके साथ ही जो अमेरिकी नागरिक गाजा पट्टी में इस वक्त फंसे हुए हैं, क्या उनको इजराइल कोई सेफ कॉरिडोर देगा निकलने के लिए? कैसे उन्हें बाहर लाया जाएगा? इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और अरब देशों का दबाव भी अमेरिका के ऊपर है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो क्रूड ऑयल है, जो तेल के दाम है, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कुछ देश इसमें इस बात की भी धमकी दे रहे हैं कि इजराइल को ये जो तेल का सप्लाई है वो रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं इसका असर पूरे विश्व पर ना पड़े, ये भी अमेरिका को एक चिंता बनी हुई है। और देखना यही होगा कि बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की इस मुलाकात के बाद इस युद्ध का क्या रूप आगे दिखाई पड़ता है और क्या अरब देश इस पूरे मामले पर कुछ नई पहल करते हुए दिखाई देंगे जिससे इस इलाके में शांति कायम हो। दीपक जी। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर आऊंगा आपके पास छोटी से छोटी अपडेट लेने के लिए, क्योंकि विशाल 12 दिन से जांबाजी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई बार इन्हें भी भागना पड़ा और शेल्टर में जो सायरन बजते हैं उसके पास जाना पड़ता है, वहां शेल्टर्स बने हुए हैं। अब सोचिए किसी आम आदमी की जिंदगी, विशाल कैसा महसूस करते हैं जब आप अब चलती जिंदगी के बीच आप जा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सायरन बजा और जाके छुप जाइए। क्या जिंदगी होती होगी इन इजरायली लोगों की? देखिए दीपक जी, बिल्कुल। और यहाँ पर आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, हर घर में, हर होटल में, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर सार्वजनिक तौर पर शेल्टर बने हुए हैं। जैसे ही सायरन बजता है, मात्र 10 सेकंड का ही समय मिलता है और आपको उस 10 सेकंड के अंदर शेल्टर में जाना है, खुद को छिपाना है, खुद को सुरक्षित रखना है। नहीं तो उस 10 सेकंड के अंदर वो रॉकेट कहाँ पर आकर गिर जाए ये किसी को नहीं पता है। और मैंने उन इलाकों में जाकर उस दर्द को महसूस किया जो किबुत्स बेरी, जहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों को एक साथ मार दिया, बच्चों को मार दिया। रिम म्यूजिक फेस्टिवल का एरिया, जहाँ पर 300 लोगों
लोगों को मार दिया, 3000 लोगों की पार्टी चल रही थी, कई लोगों को अपने साथ किडनैप कर लिया हमास ने। इसके अलावा मैंने सद्रौश शहर देखा जो कि अब घोस्ट सिटी के तौर पर बचा है, कोई आदमी उस शहर में नहीं है, डर के मारे लोगों ने उस शहर को छोड़ दिया है। एशक्लॉन में हमेशा रॉकेट से हमले अभी भी हो रहे हैं, हर आधे घंटे के अंदर वहां सायरन बज जाता है। तो यहां की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, लोगों के अंदर डर है, लेकिन डर के साथ साथ गुस्सा है हमास के आतंक के खिलाफ। और इजरायली नागरिक ये कह रहे हैं कि इस बार इजराइल को हमास को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और इजराइल की जो मौजूदा सरकार बनी है इमरजेंसी की, उसके ऊपर भी यहां की जनता का दबाव है कि हमास के आतंकियों का पूरी तरह से अंत करे, किसी भी देश के दबाव में ना आए, क्योंकि इजराइल के ऊपर दबाव लगातार बनाया जा रहा है कि वो इस युद्ध को रोके और आगे की बातचीत करे। लेकिन इजराइल बार बार ये कह रहा है जब तक हमास के आतंकियों का वो खात्मा नहीं कर देगा तब तक वो इस युद्ध को नहीं रोकेगा। लेकिन आम लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं दीपक जी। इजराइल में मैं डर महसूस कर पा रहा हूं, जो बॉर्डर के एरिया हैं वहां के लोग बिल्कुल डरे रहते हैं, कब बम गिर जाए, कब रॉकेट से हमला हो जाए, कब कोई दूसरी तरह से हमला हो जाए और लोगों की जान चली जाए। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरते हुए देखा है, इन हमास के आतंकियों ने बहुत ही क्रूरता के साथ बच्चों को गोलियां मारी हैं, ये इस रूप को जिन लोगों ने देखा है वो उस मंजर को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये हमास का सबसे क्रूरतम चेहरा कहा जा सकता है, जो सद्रौत, एशक्लॉन, किबुत्ज बेरी, कफर अजा, इसके अलावा रिम म्यूजिक फेस्टिवल, इस एरिया में जिन लोगों ने देखा है। दीपक जी ठीक है विशाल, सतर्क रहिए, बी सेफ, ये रिक्वेस्ट करूंगा। और आप पल पल की खबरें तो हमारे तक पहुंचा ही रहे हैं। 2000 में पहली बार जब मैं इजराइल और फिलिस्तीन गया था तो मैंने वहां के दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था। उस वक्त मैं एहूद पैनल दिखाई है। थैंक यू विशाल, आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना भी होगा, इसलिए मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जी न्यूज़।